नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अब खबरों की खबर धीरे-धीरे बिहार चुनाव तक बिहार सेंट्रिक होगा क्योंकि बिहार का चुनाव बड़ा चुनाव है और वहाँ पहली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एक पॉलिटिकल बड़ी घटना है और इस घटना का विश्लेषण कोई पत्रकार बिना किए कैसे रह सकता है। आज आपको हम बताएँगे कि बिहार में किस तरह जो जन स्वराज पार्टी उभरी है प्रशांत किशोर की और जिस पार्टी ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया है और इस नैरेटिव को बदलने के कारण भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बैकफुट पर है। लालू यादव की पार्टी के वोट कट रहे हैं बुरी तरीके से और यही कारण है कि स्वयं प्रशांत किशोर के जन स्वराज पर अमित शाह ने अपना ऑपरेशन चला दिया है। ऑपरेशन लोटस चुनाव से पहले ही शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप कहेंगे कि आप तो कहते थे अमित शाह ने इसको खड़ा किया है। निश्चित तौर पर जो पूर्व के आकलन है और जो जानकारी है वो यही दिखाती है, लेकिन धीरे-धीरे प्रशांत किशोर का कद और जन स्वराज इतना बड़ा हो गया कि वह अब एक स्वतंत्र आइडेंटिटी के रूप में लोगों के समक्ष जिन मुद्दों को रख रहा है, उससे नुकसान अमित शाह की पार्टी का ही हो रहा है। भस्मासुर की कहानी हमारे कथाओं में आती है। लेकिन यहाँ मैं प्रशांत किशोर को भस्मासुर जैसे शब्द से नहीं कहना चाहूँगा, बस आपको उदाहरण दिया क्योंकि प्रशांत किशोर ये सच बात है कि पिछले 50 साल में बिहार के नैरेशन को बदलने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। आज ट्रेन में ठूस-ठूस कर आ रहे बिहारी मुद्दा है और आज पहली बार अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि हम एआई हब बनाएँगे बिहार को, क्योंकि दाएँ-बाएँ उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। और कह रहे थे बिहार में ज़मीन नहीं, यानी वो बिहार को लेबर बनाए रखने की मेंटालिटी अमित शाह ने स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार से ट्रेन हम गुजरात के लिए चला रहे हैं। बिहार को पूरा लेबर बनाने की मेंटालिटी ये दोनों गुजरात के बड़े नेता साफ प्रदर्शित कर चुके हैं। प्रशांत किशोर की पूरी लड़ाई इसी पर है और वो पलायन को, बेरोज़गारी को और शिक्षा को मुद्दा बनाए। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर जातिवाद, जहाँ पर शराब, जहाँ पर इन कारणों से अब नेता के बच्चे को बड़ा बनाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाले माँ-बाप जहाँ ऐसे ऐसे मुद्दे रहे हों, इस आधार पर वोट पड़ते हों, वहाँ पलायन को, शिक्षा को और बेरोज़गारी को मुद्दा बना लेना, प्रशांत किशोर हारे या जीते, उनकी जीत हो चुकी है और इसी से भाजपा घबराई हुई है और ऑपरेशन लोटस चला दिया है। उस ऑपरेशन लोटस की हम बात करेंगे। बात करेंगे इस ऑपरेशन लोटस के दूसरे चरण में पत्रकारों को, जो पेड पत्रकार हैं, जिनको एक गोदी मीडिया कहा जाता है और जिनको प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, यह जो पत्रकार हैं इनको भी उतारा गया है प्रशांत किशोर को उद्वेलित करने के लिए। जैसे कभी करण थापर को उतारा गया था नरेंद्र मोदी को उद्वेलित करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं था। वो सीट छोड़कर चले गए थे। कल एक ऐसा वाकया भी घटा जिसमें प्रशांत किशोर को सीट से उठना पड़ा क्योंकि पत्रकारिता की जगह बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे और पूरा बीजेपी अपने पत्रकारों के जरिए अपने उप मुख्यमंत्री क्राइम मास्टर कहिए उनको क्योंकि वो अभियुक्त रहे हैं, सम्राट चौधरी को बचाने में लगे हैं। नरसंहार के आरोपी सम्राट चौधरी को बचाने में लगा हुआ है पूरा मीडिया, जिसकी धज्जियां प्रशांत किशोर लगातार उधेड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर की एक बड़ी खासियत ये है तो डायरेक्ट मोदी पर अटैक नहीं कर रहे, वो लोकल लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी रणनीति भी दिख रही है कि वो लोकल मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा के और राजद के इन सबके लोकल लीडरों को एक्सपोज कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी आपको बताएँगे इसमें कि कैसे नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अभी भी खराब हो चुका है, दिख रहा है। खराब तो था, दिख रहा है। कैसे मंच पर महिला को माला पहना रहे हैं वो, जबकि उनकी पार्टी के लोग रोक रहे हैं।
ये स्थिति है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना यानी पूरी तरह से सत्ता जो है वो एक मानसिक रूप से असंतुलित नेता के पक्ष में देना ये साफ दिख रहा है। साथ में ये भी बताएँगे कि क्योंकि लालू यादव की पार्टी में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, तो कैसे छोटी बात को भी वो ठीक से पेश नहीं कर पाते और ये प्रशांत किशोर पकड़ रहे हैं। तो मुद्दा बिहार का अब होगा, बिहार के इलेक्शन का होगा और इसमें हर पहलू को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। जॉइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है और नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता यानी आप देखें इसी चैनल पर प्रशांत किशोर की कभी आलोचना भी हुई थी। आज वो कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ भी हो रही है। इसी का मतलब है निष्पक्षता, किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना। कभी भाजपा की इस पर तारीफ़ भी हुई, आज आलोचना भी होती है। तो ये निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सनातन धर्मी पत्रकारिता के लिए आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर भरिए। ₹100 मिनिमम पर मंथ का डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। और 16 नवंबर का कार्यक्रम नज़दीक ज्यों-ज्यों आ रहा है, हमारी धड़कनें तेज़ हो रही है। आप आइंस्टीन की धड़कन तेज़ हो रही है या नहीं बताइएगा? इसमें हिंदू सनातन धर्म का जो बौद्धिक वर्ग है, जो विचारों को दिशा देता है, वह दुनिया के किसी कोने से एक भी नहीं बचा है और वो सभी यहाँ आ रहे हैं। यही आपकी जीत है, यही धर्म की जीत है और उन सबको आप अपनी मेहनत की कमाई से कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन के ज़रिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। किसी का ₹10 भी लगा है, किसी का लाख रुपए भी लगा है, वो सम्मान आप सब मिलकर उनको कर रहे हैं। हिंदू सनातन समाज सम्मानित कर रहा है अपने उन बौद्धिक योद्धाओं का जो धर्म के अलग-अलग क्षेत्र में नैरेशन को बदलने का कार्य कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे प्रशांत किशोर पर कैसे ऑपरेशन लोटस अमित शाह ने खुद चला दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी पर किस तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया गया है, ये आपको बताऊँ। आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ दिखेगा, कल प्रशांत किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, 2 घटनाएँ लगातार हुई। पहली घटना है कि जनसुराज को खत्म करने का अभियान अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है। जनसुराज के कैंडिडेट को डराया, धमकाया और बैठाया जा रहा है और ऐसा एक सीट पर नहीं, 3-3 सीट पर हुआ है और ये सीट है दानापुर की, दूसरी सीट है बक्सर की, तीसरी सीट है गोपालगंज की और यह दर्शाता है कि प्रशांत किशोर के ज़रिए जो अमित शाह राजद के खिलाफ अभियान चलाने का प्रयास कर रहे थे कि युवा वोट कट जाए, शिक्षित वर्ग कट जाए, अपर कास्ट कट जाए। अब वो उन पर ही उसका तो कट ही रहा है। अब एनडीए को भी डैमेज हो रहा है और प्रशांत जब कहते हैं कि हम जब पानी में उतरते हैं, तो हमें थाह मिलता है। प्रशांत किशोर जब उतरे हैं चुनाव में, तो उनको थाह मिला कि बिहारियों का बड़ा दुरुपयोग दुनिया भर में तो हुआ ही, भारत में जो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में लेबर के रूप में हो रहा है, बिहारी अपने बच्चों की कीमत पर नेता के 9वीं 10वीं फेल बच्चों का करियर बनाने में लगे हैं और ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने मन से चुनाव लड़ना शुरू किया। आप 3 साढ़े 3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा 3 साढ़े 3 साल में की, उसका परिणाम है कि बिहार में एक बदलाव जैसा रुख दिख रहा है। अब चुनाव आयोग राजीव कुमार की मेहरबानी हो तो कुछ कह नहीं सकते, जो चल रहा है, लेकिन बदलाव का रुख दिख रहा है और इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि या तो 10 से कम सीट या फिर 150 से ज़्यादा। यानी जो रुख दिख रहा है, वो सही ढंग से वोट में कन्वर्ट हुआ तो 150 से ऊपर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जाति में कन्वर्ट हो गया। अब वो अ ऑपरेशन चलाने में कन्वर्ट हो गया, वो दारू लेकर वोट देने में कन्वर्ट हो गया, वो चुनाव आयोग में कन्वर्ट हो गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो पहला हम आपको बताते हैं कि जनसुराज ने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की,
उस पर 3 जगह ऑपरेशन लोटस चला है और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम वापसी लेने का भी समय हो गया और 6 नवंबर को पहले चरण का और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 14 नवंबर को जो है आपको रिजल्ट आएगा। नामांकन की अंतिम तारीख पहले और दूसरे चरण के लिए 17 और 20 अक्टूबर थी और नाम वापसी की तिथि 20 और 23 अक्टूबर है, जो अब कल दूसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर है। पहले चरण का नाम वापसी का हो गया। नाम वापसी से पहले भाजपा ने खेल कर दिया। इसमें सभी पार्टी अपने दम से लड़ रहे हैं और अपने-अपने को बचाने का खेल कर रहे हैं। इसी खेल में भारतीय जनता पार्टी ने दानापुर सीट जो है, उस दानापुर सीट में महागठबंधन यानी कि लालू और कांग्रेस की तरफ से एक जेल में बंद बाहुबली नेता चुनाव लड़ रहा था और जो भाजपा है उसने भी अपना एक कैंडिडेट दिया था, लेकिन जनसुराज ने एक व्यवसायी अखिलेश उर्फ मुकुल साह को मौका दिया। वहां जो वैश्य समाज, उस समाज ने को ठगा है भारतीय जनता पार्टी ने और महागठबंधन ने। उन सब का पूरा रुख बिजनेस क्लास आम लोगों का कि था इस बार जनसुराज को मौका देंगे। इनको जो अखिलेश उर्फ मुकुल साह को जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष के हाथ से सिंबल मिला था, लेकिन वो नामांकन करने पहुंचे ही नहीं। ये बात आप जानते हैं कि ये पूरा खेल नरसंह का है। भाजपा ने ये अफवाह उड़ा दिया कि जनसुराज, राजद के गुंडों ने जनसुराज के कैंडिडेट को बंधक बना लिया। लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो भेद खुला कि दिल्ली में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो बैठे। यानी भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। जनसुराज के कैंडिडेट को बैठा दिया ताकि उनका वोट बैंक ना बटे, उनको वोट मिले, और दूसरा राजद को बदनाम भी कर दिया कि राजद के गुंडों ने बंधक बनाया। लेकिन तस्वीर कहते हैं, हजार शब्दों पर एक तस्वीर भारी है। उस तस्वीर ने बता दिया कि एक आम व्यवसायी जो अमित शाह से अन्य दिनों में अगर समय मांगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो व्यवसायी अमित शाह और अमित शाह के सिपहसालार धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के मामले में बड़े और खुद मंत्री भी हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको उनके साथ वो आम एक छोटा व्यवसायी बैठा हुआ है। यानी ये पूरा ऑपरेशन लोटस पटना से नहीं दिल्ली से चल रहा है। ये फोटो, ये तस्वीर चीख-चीख कर कह रही है और इस तस्वीर को प्रशांत किशोर ने मीडिया में जारी किया है। दूसरी सीट आपको बक्सर की है। बक्सर से एनडीए ने एक बाहुबली को खड़ा किया, हुलास पांडे नाम है उनका। जनसुराज से वहां डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी को प्रत्याशी बनाकर उतारा गया था, लेकिन सोमवार को अचानक उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। उनकी तस्वीर भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठे हुई वायरल हुई है। यानी अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के जरिए जनसुराज के कैंडिडेट को तोड़-तोड़ कर, उनको नामांकन नहीं भरने देकर, उनको दूसरा लालच देकर, पद का लालच, पैसा का लालच, जो भी लालच दिया हो, लेकिन जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहा है, सिंबल मिल चुका है, चुनाव प्रचार में है और वो चुनाव प्रचार के बाद अचानक कोई फ़ोन बंद कर ले रहा है, अचानक कोई नामांकन भरने नहीं जा रहा है, और ये सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान स्वयं ही कर रहे हैं। इन्होंने नामांकन वापस ले लिया, सत्यप्रकाश तिवारी ने। धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी तस्वीर वायरल है और ये आपको आश्चर्य नहीं होता कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री एक विपक्ष के साधारण प्रत्याशी से मिल रहे हों। कितने बड़े स्तर पर जनसुराज से एनडीए भाजपा हिली हुई है कि इस बात की दास्तान कह रही है कि जनसुराज से खुद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अमित शाह हिले पड़े हैं, जिसके कारण उस ऑपरेशन का नेतृत्व वह स्वयं ही संभाले हुए। तीसरी घटना गोपालगंज में हुई। जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और वह बड़े नेता थे रघुनाथ पांडे, उनके दामाद हैं। परसों तक खूब चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जनसुराज के साथ हूं।
फिर उसके बाद 2 घंटे बाद नामांकन वापस ले लिया और फ़ोन बंद कर दिया ताकि जनस्वराज के नेताओं से संपर्क ना कर पाएँ। जो प्रशांत किशोर और जनस्वराज के प्रेस रिलीज़ है वो बता रही है कि जनस्वराज के 14 उम्मीदवारों को धमकी दी गई, डराया गया, झुकाया गया, लालच दिया गया, पद से लेकर पार्टी तक में लाने यानी अपनी पार्टी भाजपा में पैसा सब तरह के लालच दिए गए 14 उम्मीदवारों को, जिसमें 3 उस लालच के या उस डर के भय के शिकार हो गए और बाकी अभी भी 240 सीट पर जनस्वराज के कैंडिडेट अभी हैं। 23 तारीख कल है नामांकन की आखिरी तिथि, उसके बाद भी कुछ अगर आता है तो आपको अपडेट करूँगा। और कहीं न कहीं ये साफ-साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डर चुकी है जनस्वराज से, प्रशांत किशोर के अभियान से। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा यदि आप देखेंगे अभी छठ पर्व है, दिवाली छठ में बिहारी आते हैं। सूरत की तस्वीरें जारी की, अहमदाबाद की तस्वीरें जारी की, रेलवे के किनारे बिहारी बैठे हैं, रेल में ठूस-ठूस कर बैठे हैं, ज़मीन पर लेटे हैं, एक-दूसरे पर चढ़े हुए हैं। 11 साल से ये सरकार है। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब रेल मंत्रालय उन लोगों के पास था, लालू भी रेल मंत्री बने, ममता भी बनी, अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, लेकिन बिहारियों की पीड़ा कम नहीं हो रही। उनको मजदूर बनाकर इस देश के महाराष्ट्र का विकास बिहार के मजदूर से होगा, गुजरात का विकास बिहार के मजदूर से होगा, पंजाब, हरियाणा की खेती बिहार के मजदूर से होगा। अन्य जगह दक्षिण भारत, तमिलनाडु आदि में ये जो आपको बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, इन सब में मजदूर कोई बिहारी होगा, बैंगलोर में कोई बिहारी होगा और इस लेबर की आपूर्ति के लिए ही बिहार को आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं दी गई है। इस 11 साल में या उससे पूर्व जो है आप देखिए क्योंकि सारे बिज़नेसमैन का पैसा इसी में लगा है पार्टियों में कि बिहार को लेबर सप्लायर बनाए रखना है। इसलिए जब ये बात प्रशांत किशोर ने उठाया कि पलायन को रोकना है, बिहार से पलायन के जरिए जो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना है। यहाँ आपके बच्चों को शिक्षा देना है। आपके बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तब तक नगर निकट के प्राइवेट स्कूल में सरकार के यदि उनकी सरकार बनी तो खर्चे से आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। यह बात उन बड़े-बड़े धन्ना सेठों के दलाल पार्टी और नेताओं को चुभ गई कि यदि बिहार अपने पैर पर खड़ा हो गया, बिहार के मजदूर बाहर जाना बंद कर दिए, पलायन बंद हो गया, यह ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस-ठूस कर जो हम भेजते हैं, ये बंद हो गया, तो कैसे बड़ी इमारतें बनेगी मुंबई में, कैसे अहमदाबाद में मिलें चलेंगी, कैसे सूरत में हीरा कारोबारी और कपड़ा के कारोबारी काम करेंगे, कैसे तमिलनाडु में आपको ऊँची-ऊँची इमारतें बनेगी, ये सब और इसलिए पैसा स्टैग लगाया गया इसमें कि कभी बिहार को खड़ा नहीं होने देना है। प्रशांत किशोर बिहार को खड़ा करने के नाम पर लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि हम हारे भी, तो भी हम भागने वाले नहीं हैं। उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई को जनसुराज में लगाया है। कह रहा है सरस्वती के उपासक हैं। अपनी बुद्धि से जो उसने 250 करोड़ रुपए कमाए अपने पॉलिटिकल सलाह देकर, अन्य सलाह देकर, उसमें जीएसटी टैक्स आदि काट कर जो 100 करोड़ 100 करोड़ हुआ वो जनस्वराज को दिया। तो वो जो ये बात कह रहा है, वो प्रयास कर रहा है, किसी प्रयास को इस तरह तोड़ने का मकसद है कि सरकारें और पार्टियां हिली हुई है, डरी हुई है और इसीलिए वो बिहार को लेबर मेंटालिटी से उभरने नहीं देना चाहती और इसीलिए बिहार को वो जातिवाद के आधार पर धकेले रखना चाहते हैं। अगर जातिवाद गुजरात में नहीं है, तो क्यों हार्दिक पटेल के आंदोलन से अब पटेल समाज उद्वेलित हो रहा था, तो हार्दिक पटेल को आपको मिलाना पड़ा। यदि जाति मैटर नहीं रखती है, तो प्रधानमंत्री मंच से खुद के ओबीसी की घोषणा क्यों बार-बार करते हैं? यदि जाति मैटर नहीं रखती है, तो नववादवादी सीजेआई क्यों भगवान विष्णु पर कमेंट करते हैं और दलितवाद का नारा पीटते हैं? यदि जाति महत्वपूर्ण नहीं रहती है, तो बार-बार ये क्यों कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रपति वनवासी हैं, आदिवासी हैं? आप सब जाति करें तो आपको माफ है, आप कर सकते हो और बिहारियों को आप जातिवाद के नाम पर बदनाम करने का ये जो अभियान चला रखा है,
कि जनस्वराज उसके विरोध में खड़ा हो गया है और यही अमित शाह को नहीं लग रहा। उन्होंने सोचा था कि ये तो लालू और महागठबंधन को डैमेज करेगा, क्या पता था कि वो उनको भी डैमेज करेगा, क्योंकि बिहारी अस्मिता को रौंदने में जितना लालू महागठबंधन की भूमिका रही है, उससे कम भूमिका मोदी, नीतीश कुमार गठबंधन सरकार की नहीं रही। और यही कारण है कि मीडिया को उतार दिया गया है। चित्रा त्रिपाठी अगर आप देखेंगे, वो बहुत बड़ी एंकर बनती है, पर एंकर से ज़्यादा वो भाजपा की प्रवक्ता लगती है और सारे तो प्रवक्ता ही लगते हैं। उनसे एक इंटरव्यू है, आप देखेंगे जनस्वराज का, प्रशांत किशोर से, वो बेचैन है कि आप सम्राट चौधरी पर हमला क्यों कर रहे हैं? मतलब अरे आप पत्रकार हो, आप सवाल पूछो। आप सम्राट चौधरी पर ऐसा लगता है कि अब दूसरा मोदी इनको सम्राट चौधरी में दिख गया है। तो प्रशांत किशोर ने बहुत रगेड़ा कि जिस पर 7-7 नरसंहार आरोप नहीं, अभियुक्त है, जेल गया, अपना सर्टिफिकेट में एज कम दिखाया, फिर उस आधार पे बाहर निकला। जो इसको एफिडेविट में नहीं दाखिल करता, जो 10वीं पास भी नहीं है, उस पर हम सवाल ना उठाएं। और देखिए उस समय जब ये बात कह रहा है तो चित्रा त्रिपाठी ऐसा लगता है कि अब फूट फूट कर रोई, तब फूट फूट कर रोई। उसको लग रहा है ये जवाब मोदी जी अगर हमको देख रहे होंगे तो हम घेर नहीं पा रहे हैं प्रशांत किशोर, और इसलिए वो दुखी है। एबीपी न्यूज की मेघा, जो एक और पत्रकार हैं, इनका नाम है मेघा प्रसाद, कल प्रशांत किशोर को खड़ा होना पड़ा, उनका इंटरव्यू छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो बोलने ही नहीं दे रहे, और वो भी सम्राट चौधरी पर ही। चलिए सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं, तो आप कितना पढ़े हैं? जो यूनाइटेड नेशन से के प्रोग्राम से काम करके आया हो, आप उसकी तुलना, उसकी पढ़ाई की तुलना कर रहे हो सम्राट चौधरी से, इसका मतलब एजेंडा चला रहे हैं। और यह एबीपी न्यूज, ये कम्युनिस्टों का न्यूज चैनल था, अब लगता है सबसे बड़े कम्युनिस्ट जो भारत के हैं, संघिष्ट, उन संघिष्टों का चैनल बन गया है। और वही अपनी बात को साबित करने के लिए सामने वाले को बोलने ना देना। मैं भी पत्रकार हूँ, 2002 से पत्रकारिता में हूँ। इंटरव्यू में जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसके पूरे आप उनको सुनते हैं, फिर उसमें प्रति प्रश्न पूछते हैं, फिर उसको सुनते हैं, फिर उसमें कुछ कमी है, फिर उस पे एक प्रति प्रश्न पूछते हैं। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो कोई आपका गुलाम नहीं है कि आपके चैनल पे बैठा रहेगा। और कल प्रशांत किशोर बोला, चलिए जी मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फेल हूँ, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ, आपको जवाब नहीं दूँगा। भाजपाइयों को ये मौका मिला, वो तो उद्वेलित ही कर रहे हैं। देखो प्रशांत किशोर भागा, खुद नरेंद्र मोदी करण थापर के इंटरव्यू से भाग चुके हैं, ये बात भाजपाई शायद भूल चुके हैं। खुद अमित शाह इंटरव्यू से भागते थे, जवाब नहीं देते थे, ये बात शायद भाजपाई भूल चुकी। लेकिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, इसका फ़ायदा भाजपा उठाती है, और यही कारण है कि मेघा प्रसाद ने आपको अपने भाजपाई पत्रकार होने की पूरे फर्ज को निभाया। सम्राट चौधरी जैसे नेता जो 10वां पास नहीं है, नरसंहार का के अभियुक्त रहे, जेल काटे, उसके पक्ष में एबीपी न्यूज़ का पूरी तरह से उतरना, चित्रा त्रिपाठी, मेघा प्रसाद, इन सबका उतरना। आप देखिए नवभारत जो है हिंदी नवभारत जो चैनल है, उसकी नविका प्रसाद, इस सबको देखिए आप उतरना, ये दर्शाता है मीडिया को पंप किया जा रहा पैसा, इधर ऑपरेशन लोटस चलाकर जनस्वराज के कैंडिडेट को बैठाया जा रहा है, और उधर मीडिया के ज़रिए एक बैशिंग चल रही है, बदनाम करने का खेल। सत्ता है, साम-दाम दंडभेद, भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अपने लिए सही खेल रही है, क्योंकि उसको जीतना है। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बिहार को एक उम्मीद थी कि कुछ नया हो सकता है, ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उस उम्मीद को तोड़ने का प्रयास शुरू हो चुका है। लालू यादव की पार्टी को देखिए तो उनका जो स्तर है, अगर आप देखेंगे उनके एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल ने एक जारी किया है वीडियो, उसमें वो एम्प्लॉयमेंट के का हिंदी अनुवाद सशक्तिकरण लिख रहे हैं। बेरोज़गारी मतलब रोज़गार देने को सशक्तिकरण अगला चरण है, पहला रोज़गार देना है। लेकिन उनकी टीम को भी ध्यान देना चाहिए कि आपका आपका मुकाबला एक पढ़े-लिखे नई पार्टी खड़ी हो रही है, वरना तो एनडीए सम्राट चौधरी 10वां फेल, 10वां भी नहीं पढ़े, और एनडीए का जो प्रतिनिधि है, और महागठबंधन तेजस्वी यादव 9वां फेल। इनके बीच एक आ गया है व्यक्ति जो बिहार के असली मुद्दे उठा रहा है, इसलिए दोनों ही जो दल हैं
वो विचलित हैं, हमलावर हैं और इसलिए बिहार का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। पहली बार ये त्रिकोणीय मुकाबले की ओर ज़्यादा दिख रहा है। चुनाव आयोग यदि गड़बड़ी नहीं करे, तो बिहार का ये जो चुनाव एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर हारे या जीते, ये बात तो तय है कि अमित शाह जो 11 साल से जिनकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में और 20 साल से बिहार में, वो मजबूरी में कहने को बाध्य हुए कि हम बिहार को एआई हब बनाएँगे, वरना आज तक तो आप लेबर हब ही बनाए हुए थे। यही प्रशांत किशोर की जीत दर्शा रही है और इसी जीत को अमित शाह नहीं पचा पा रहे हैं और ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप बिहार चुनाव पर और क्या-क्या न्यूज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताऊँगा। मैं प्रशांत किशोर का आलोचक रहा, फिर भी मैं आज उनके साथ जो हुआ उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। पत्रकार सिर्फ कहता नहीं है, पक्ष में भी खड़ा होता है। पत्रकारिता स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक जी पत्रकार थे, केसरी मराठा अखबार निकाला, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए। गांधी खुद अखबार निकालते थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए। तो पत्रकार जो तत्काल देखता है सही, दिखता है सही, उसके पक्ष में खड़ा होता है और आज इस मुद्दे में एक नई पार्टी को के उम्मीदवारों को डरा-धमका कर आप बैठा रहे हैं। ये आपकी हार दिखाती है अमित शाह जी, भाजपा ये आपकी हार दिखाती है और आप भले चुनाव आयोग से और बड़े धनबल से जीत जाएँ, पर आप एक नई पार्टी को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी हताशा, हार का द्योतक है। बिहार लेबर रहता है या बिहार इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन का स्टेट बन पाता है, ये भविष्य की बात है। लेकिन अब बिहार का नैरेटिव इस चुनाव में तो बदला है। पलायन की पीड़ा इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और आपके कमेंट के अनुसार ही न्यूज़ का सिलेक्शन हमारी टीम करती है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।